अमीर और गरीब बहू का ड्रेस का कारोबार। आप काफी ज्यादा प्राइस बता रही हैं। ऑनलाइन ये ड्रेस 2,000 रुपए की थी और आप मुझे इसके 3,000 रुपए बता रही हैं। ऑनलाइन ड्रेस जरूर सस्ती होगी क्योंकि ऑनलाइन कपड़ों की क्वालिटी काफी खराब होती है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। इसमें कोई कमी निकलती है तो आप इसे बाद में चेंज भी करवा सकती हैं। 1 महीने पहले मैं आपसे एक ड्रेस लेकर गई थी, वो मुझे थोड़ी लूज थी। जब मैं उसे वापस चेंज करवाने आई थी तो आपने मना कर दिया था, तो अब मैं कैसे आपकी बात मान लूं? देखिए, मैं तो इसके 2,000 रुपए ही दूंगी। जब लेने की हैसियत होती नहीं है तो तुम लोग क्यों इतने बड़े बड़े शॉप्स में आकर ओनर का टाइम वेस्ट करते हो? तुम जैसे लोग तो रविवार और सोमवार बाजार के लिए ही बने हुए हो। वहाँ चले जाओ, 300-400 वाले कपड़ों की हैसियत है तुम्हारी। पहले कस्टमर से बात करना सीखो। अगर इस तरह बिहेवियर रहा ना तुम्हारा तो टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी दुकान पर ताला लगने में। नैना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोस वाली छोटी सी दुकान में एक औरत आती है और दुकान के अंदर छोटी सी सिलाई मशीन, कपड़े और थोड़ा बहुत कपड़े बनाने का सामान शिफ्ट करने लगती है। ये देख नताशा, तुम कौन हो? तुमने क्या ये जगह खरीद ली है? जी नहीं, वो मैंने ये दुकान किराए पर ली है। मैं यहाँ पर अपनी दर्जी की दुकान खोल रही हूँ। क्या कहा? दर्जी की? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बगल वाली यानी मेरी शॉप एक कपड़ों की दुकान है जहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं और सारे एरिया के लोग यहीं से कपड़े खरीदते हैं। उसके बावजूद भी तुमने ये छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, वो भी दर्जी के लिए। यहाँ का कोई भी छोटे मोटे दर्जियों के सिले हुए कपड़े नहीं पहनता है। एनीवे, ऑल द बेस्ट अपने न्यू फ्लॉप काम के लिए। नताशा की ये एक काफी बड़ी कपड़ों की दुकान थी जिसमें वो महंगे महंगे कपड़े लाकर कुछ लोगों से उन्हें डिजाइन करवाती और उन्हें बेचती। तो वहीं उसकी बड़ी सी दुकान के बगल में सेजल की भी अब छोटी सी दर्जी की दुकान थी, जहां वो महंगे कपड़े तो नहीं लेकिन छोटे मोटे कपड़ों के कतरनों से अलग अलग ड्रेस बनाती थी। अरे पूर्णिमा जी, आप यहाँ बड़े दिनों बाद आई हैं। हाँ, वो मेरी बेटी का स्कूल फेयरवेल है ना, तो उसे एक नई ड्रेस दिलानी थी। बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। मैंने बाहर से कुछ नया कलेक्शन मंगवाया था और अभी हमारी शॉप पर बन रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। नताशा पूर्णिमा और उसकी बेटी आयशा को अपनी दुकान की तरह तरह की ड्रेस दिखाती है, लेकिन आयशा को एक भी पसंद नहीं आती। मम्मी, आपने पूरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। मुझे शॉप पर कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाई और तुम्हें एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई। लगता है तुम्हारा टेस्ट खराब है। टेस्ट मेरा खराब नहीं है बल्कि आपके कपड़ों का खराब है। ये सारे डिजाइन काफी पुराने हैं, इसमें से कुछ भी लेटेस्ट नहीं है। मम्मी, आप चलिए, हम कहीं और से कपड़े ले लेंगे। आयशा अपनी माँ के साथ जैसे ही नताशा की दुकान से निकलती है कि तभी उसकी नजर सेजल की छोटी सी कपड़ों की दुकान पर जाती है। सेजल ने एक डमी पर कतरन से बनाई हुई काफी सुंदर 1 पीस ड्रेस पहना रखी थी, जिसे देख आयशा सेजल की शॉप पर आ जाती है। मम्मी, मुझे अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी। कितने की है ये? सिर्फ 800 रुपए की है। इतनी बढ़िया ड्रेस सिर्फ 800 रुपए की? आप तो काफी सस्ते कपड़े बेच रही हैं। देखा मम्मी, उस बगल वाली शॉप पर जहाँ मुझे ले गई थी वहाँ एक भी अच्छी ड्रेस नहीं थी और वो कितने महंगे महंगे दाम बता रही थी। लेकिन यहाँ देखिए, छोटी सी दुकान है लेकिन कितनी अच्छी ड्रेस है, ऊपर से कितनी सस्ती भी है। आयशा पूर्णिमा सेजल की शॉप से ड्रेस 2 से 3 ले लेती है, जिसे देख नताशा, सही कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इनकी औकात ही नहीं होगी मेरी महंगी ड्रेस लेने की, तभी तो इस मामूली दर्जी से कपड़े ले लिए हैं। नताशा मुंह बनाकर वापस अपनी शॉप पर चली जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। तुम ठीक कपड़े नहीं लाकर दे रहे हो। मेरे कस्टमर को कोई भी ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही है। लगता है अब किसी और से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैडम जी, इस बार तो मैं और अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेकर आया हूँ, लेकिन थोड़े महंगे हैं। नताशा अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए दुकानदारों से महंगे दामों पर कपड़े खरीदने लगती है। तो वहीं सेजल मार्केट से जाकर सस्ते कपड़े या कपड़ों के बचे कतरनों से ही काफी अच्छी ड्रेस बनाती है, जो लोगों को भी काफी पसंद आती है, जिससे कुछ वक्त में अब सेजल की दुकान पर भी लोग आने लगते हैं। न जाने कहाँ रह गए हैं ये। आए तो फिर मैं दुकान खोलूं। मैं आ गया। तुमने जो पैसे दिए थे उससे सिर्फ आधी ही दवा ला पाया हूँ। न जाने हमारा बच्चा कब ठीक होगा। मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है और तो आजकल मेरा काम भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं कर रही हूँ ना दिन रात मेहनत। हम जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवा पाएंगे। सेजल के बेटे को लिवर प्रॉब्लम थी, जिसके चलते कुछ ही महीनों में उसका ऑपरेशन करवाना जरूरी था। सेजल कपड़ों को बनाकर उन्होंने बेचकर अपने बेटे का ऑपरेशन के लिए पाई पाई जोड़ रही थी। मेरा स्किन टोन थोड़ा डार्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई ड्रेस सजेस्ट कीजिए जो मेरे स्किन टोन पर अच्छी लगे।
हमारी शॉप पर कल ही ये रेड और ग्रीन कलर की ड्रेस डिजाइन हुई है, आप इन्हें ट्राई करिए। ये आपकी स्किन टोन पर काफी अच्छी लगेंगी। डार्क स्किन के लोगों के लिए आप ये डार्क कलर दिखा रही हैं। रेड और ग्रीन पहनकर मुझे लोगों में अपना मजाक नहीं उड़वाना है। एक काम करो, कपड़े लेने से पहले रंग साफ करने की कोई क्रीम ले लो। जब रंग साफ हो जाए तो आना मेरी शॉप पर। उस कस्टमर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नताशा से लड़ाई करने लगती है, जिससे सेजल सारी बातें सुन लेती है। वो कस्टमर जैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है कि तभी सेजल, मैडम अगर आप चाहें तो मेरी शॉप पर आ सकती हैं। मैंने हाल फिलहाल में ही खुद ड्रेस तैयार करी है, ये देखिए। क्या ये सारी ड्रेस तुमने तैयार की है? तुम्हारे पास तो काफी अलग अलग तरह की ड्रेस है और इनके कलर भी काफी अच्छे हैं। क्या ये मुझ पर सूट करेंगे? मेरे पास और भी काफी तरह की ड्रेस है। अगर आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं आता है तो आप ऑर्डर पर भी बनवा सकती हैं। सेजल का अच्छा बिहेवियर देख सोनम उसकी दुकान पर जाती है और वहां से एक दो ड्रेस खरीदकर कुछ ड्रेस के ऑर्डर भी दे देती है। अब धीरे धीरे लोग नताशा की उस महंगी सी दुकान पर जाना बंद करके सेजल की छोटी सी दुकान पर जाने लगते हैं। लास्ट टाइम जो आपने ड्रेस तैयार की थी ना, वो सभी को काफी पसंद आई। मुझे बिल्कुल वैसी ही एक और ड्रेस बनवानी है। आप लहंगा भी बनाती हैं? मुझे शादी में पहनने के लिए लहंगा भी बनवाना था। इतने सारे अपने नए पुराने कस्टमर को सेजल की दुकान पर जाता देख नताशा को काफी गुस्सा आता है और अब नताशा सेजल की दुकान पर जाकर उसकी काफी बेइज्जती करती है। मैं यहाँ महंगे महंगे कपड़े लाकर ड्रेस बनाती हूँ और तुम इन बेकार कतरन में से कपड़े बनाकर लोगों को बेच रही हो। तुमने मेरे सारे कस्टमर छीन लिए। नताशा, मैंने तुम्हारे कोई कस्टमर नहीं छीने हैं। अगर अब उन्हें तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम अपनी ड्रेस को थोड़े सस्ते दामों में बेचोगी तो क्या पता तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे पास वापस आ जाएं। अब तू मामूली दर्जी मुझे डिजाइनर को बताओगी? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? सेजल से चिढ़कर नताशा अपने कपड़ों को सस्ते दामों में भी बेचती है, लेकिन इसमें भी वो काफी घाटे में रहती है। समय गुजरता है और आज एक बड़े से मॉल का मालिक मनीष सेजल की शॉप पर आकर उसे कुछ कपड़ों के ऑर्डर देता है। पहले तो मैं नताशा जी को ऑर्डर देता था, लेकिन उनके बनाए हुए ड्रेस हमारे कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रही थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप हमारे लिए ड्रेस बनाएं। मैं सारा सामान शाम तक आपके पास भिजवा दूंगा। मैं समय से सारी कपड़े तैयार कर दूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। इतने बड़े अपने क्लाइंट को अपने हाथ से जाता देख नताशा से अब रहा नहीं जाता और अब वो अपनी जलन के मारे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सेजल की दुकान को आग लगा देती है। अगले दिन जब सेजल अपनी जली हुई दुकान देखती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सिलाई मशीन, इतने दिनों की मेहनत और मनीष जी के सारे कपड़े इसमें जलकर राख हो गए। बड़ा शौक था ना मुझसे मेरे कस्टमर छीनने का, अब देखती हूँ कैसे छीनती है। सेजल की दुकान जलाने के बाद अब फिर से सारे कस्टमर नताशा की शॉप पर आने लगे थे, जिससे नताशा काफी खुश थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। नताशा किसी काम से मार्केट गई होती है कि तभी रास्ते में समझने की कोशिश करिए, अभी मेरे पास इतना ही पैसे हैं और मेरे बच्चे को दवाई देना काफी जरूरी है। मैं बाकी के पैसे जल्दी ला कर दूंगी। अरे अगर ऐसी ही सबकी बातें मानने लगा तो मैं तो घाटे में चला जाऊंगा। जब पैसे हो तभी मिलेगी दवाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो रही है, सोचा था दर्जी का काम करूंगी तो जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवा सकूंगी, लेकिन कोई मदद ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? सेजल की सारी बातें नताशा सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब नताशा अपने घर आती है और अपने बेटे को देखती है तो उसे एहसास होता है और वो सेजल के घर जा पहुंचती है। नताशा, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जलन के कारण तुम्हारी दुकान में आग लगाई थी, ये सोचकर कि मेरे सारे कस्टमर मेरे पास वापस आ जाएंगे। मुझे लगता था कि तुम मेरे कस्टमर मुझसे छीन रही हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब तुम अपने बच्चे के लिए कर रही हो। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो खुद कपड़े बनाने का सारा सामान लाती है और उसे सेजल को दे देती है और साथ ही सेजल को भी अब कपड़े बनाने में मदद करती है, जिससे जल्दी जल्द सारे कपड़े बन जाते हैं, जिससे सेजल समय से अपने बेटे का इलाज करवा पाती है। साथ ही नताशा और सेजल की दोस्ती भी गहरी हो जाती है और अब वो दोनों मिलकर साथ में कपड़ों का काम शुरू करते हैं, जो काफी अच्छे से चलता है। आंधी तूफान में 3 बहू की रसोई। सरोज की 3 बहू थी, सविता, रजनी, पिया, जो कि हाल फिलहाल 1 हफ्ते पहले ही शादी करके आई थी। तीनों रसोई में खाना पका रही थी कि दीवार की पपड़ी कढ़ाई में गिर जाती है। हे भगवान, ये तो सारी सब्जी बर्बाद हो गई। कितनी सीलन हो रही है? सिर्फ सीलन नहीं दीदी, सारा रेनोवेशन ही करवाना पड़ेगा। तभी सास रसोई में आती है।
क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों हो? देखिए ना माँ जी, इतने प्यार से मैंने आप सबके लिए शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन अब वो शाही पापड़ी की सब्जी हो गई है। दीवार झड़ रही है और आप जानती है ना 2 दिन पहले अचानक से बारिश हुई थी तो टपकन भी हो रही थी। माँ जी क्या फायदा आपके इतने अमीर होने का, कैसी किचन है आपकी? मेरी मॉम ने बहुत अच्छे मॉड्यूलर किचन बनवा रखी है, इतनी अच्छी रैक है, सारा सामान एडजस्टेबल है। और आपकी किचन की दीवार देखो, नई बहू ऐसी रसोई में खाना बनाती है क्या? वही तो मैं भी बोलना चाहती थी पर बोली नहीं। ऐसी किचन तो मुझे भी नहीं बर्दाश्त। माफ करना बहू, शादी के चक्कर में रसोई पर ध्यान ही नहीं गया और रसोई की रिनोवेशन रह गई, जबकि हमने पूरे घर में रिनोवेशन करवाई है। कोई बात नहीं, सारे स्टोर रूम में भी भरे हुए हैं सामान से। तुम कुछ समय के लिए तीनों बहू छत पर रसोई बना लो। वैसे भी अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, वो तो अचानक से ही 2 दिन पहले बारिश हुई थी। पर तुम खाना बना लो जब तक मैं यहाँ का रिनोवेशन का काम शुरू करवाती हूँ। भाभी बहुत भूख लग रही है, आपने कुछ बनाया नहीं है क्या? अरे कहाँ से बने इस घटिया रसोई में? अब माँ जी हमें ऊपर रसोई बनाने को कह रही हैं। सारा सामान ऊपर ले जाना पड़ेगा, अप डाउन करने पड़ेंगे। डिम्पल, खाना बनाने में टाइम लगेगा, जब तक तुम जूस पी लो। और रजनी, टिया, तुम दोनों मेरे साथ रसोई का सामान ऊपर ले चलो। हम क्यों ले जाए? हम कोई नौकर नहीं है जेठानी जी। आप गरीब घर से आई हो तो ये सब काम आपको शोभा देता है, हमें नहीं। अरे ये मैंने इसलिए बोला था कि खाना जल्दी बन जाए, सब लोग बहुत भूखे हैं, खाना दोबारा से बनाना पड़ेगा, आटे में भी मिट्टी चली गई है, दोनों नौकर बाहर गए हैं। ओके मैं उठा लेती हूँ। ये कहकर टिया बस मसाला दानी का डिब्बा छत पर ले जाती है। वहीं रजनी और सविता रसोई का बाकी का सामान लेकर छत पर जाते हैं और सविता वहां की अच्छे से धुलाई करके टेबल लगाकर चूल्हा सिलेंडर रख देती है। तभी थोड़ी थोड़ी तेज हवा चलने लगती है। ओह माय गॉड, कितनी तेज हवा आ रही है और अभी तो धूप भी है। कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है मौसम और हवा का। बात तो ठीक हो रही है लेकिन खाना यहाँ भी खराब हो सकता है, इसीलिए टीन डालनी पड़ेगी। जल्दी करो, ये लगवा दो। तब तीनों बहुएं टीन और बैम्बू की मदद से रसोई खड़ी कर लेती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। टिया सलाद काट दो और रजनी तुम पूरी बना दो, मैं छोले बना रही हूँ। सलाद काटना तो ठीक था पर टिया कर लेगी, लेकिन मुझे पूरी बनाना नहीं आता। आड़ी टेढ़ी पाकिस्तानी मैं आपका बना दूं तो आप बोलना मत। ठीक है मैं छोले चावल बना रही हूँ, पूरी भी बना देती हूँ, तुम बस तल लेना। तब तीनों बहू मिलजुल कर काम करने लगती हैं। वहीं नीचे रसोई का रेनोवेशन चालू हो जाता है और छत पर सास ससुर आ जाते हैं। अरे बहू, तुम तीनों सकुशल खाना तो बना पा रही हो ना ऊपर की रसोई में? अच्छा तो नहीं लग रहा पापा जी, नई बहू छत पर टीन में खाना बना रही है, पर क्या करी, मजबूरी है। कुछ दिनों की बात है बहू, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे खाने में क्या बनाया है? खुशबू आ रही है। वो पापा जी मैंने पूरी कचौड़ी छोले चावल बनाए हैं। अरे वाह बहू, जल्दी बनाकर नीचे ले आओ, भूख लग रही है। वैसे भी 2 घंटे खाना लेट हो चुका है। जी पापा जी ला रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों बहू घर वालों को खाना खिला देती हैं, लेकिन रसोई को सिर्फ घर की बड़ी बहू सविता ही संभालती है। अब क्योंकि वो गरीब घर से थी तो चूल्हे पर काम करना, घर को संभालना उसे बखूबी आता था। फिर शाम को तीनों बहू खाने की तैयारी करती हैं। तेज आंधी तूफान तभी आने लगता है जिससे टीन उड़कर टूट जाती है और तिरपाल इधर उधर उड़ने लगता है। हवा से सारे बर्तन गिर जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा आंधी तूफान आ रहा है, सब बर्बाद हो गया, सारे बर्तन गंदे हो गए, टीन भी गई। हे भगवान, इतनी जोर की आंधी, हमें अपनी रसोई को बचाना होगा। रजनी मेरी मदद करो। मेरी आंखों में धूल जा रही है, मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दीदी आप दोनों अपने आप कर लो, कहीं मैं उड़ गई तो। ओ टिया की बच्ची, तू तो ना पापा की परी है और ना ही पतली सूखड़ी डंडी जो हवा में उड़ जाएगी। काम करने से बच मत। टिया साइड हो लेती है, वहीं दोनों बहू रसोई बचाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं अकेले कितना संभालूं। रजनी टिया पकड़ो, तिरपाल उड़ रहा है। दीदी इतनी आंधी तूफान में मैं क्या क्या संभालूं, रहने दीजिए और आप भी इधर आ जाओ। अरे मैं ये सब कैसे छोड़ दूं, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है और रात का खाना भी तो तैयार करना। हम तीनों के पति आने वाले हैं, वो भूखे पेट थोड़ी रहेंगे। और नीचे की रसोई भी अभी ठीक नहीं हुई है, आज पहला दिन है। यहाँ से दोनों बहू सविता को अकेला छोड़कर चली जाती हैं और वो तूफान में अकेले ही सामान को पकड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं नीचे सास ससुर को तेज तूफान आंधी का पता चल जाता है तो वो छत पर आते हैं और सविता की सामान रखने में सहायता करते हैं। इतने में बारिश आ जाती है। बहू, अरे बहू तुम ठीक तो हो? कितनी तेज आंधी तूफान आ गई। जब दोनों बहू चली गई तो तुम क्यों नहीं गई? पापा जी रसोई का सारा सामान अकेले छोड़कर कैसे चली जाती, कितनी हवा चल रही है और खाना बनाने की तैयारी करनी है।
तैयारी करनी है बहू, लेकिन इतने आंधी तूफान और बारिश में अब खाना कैसे बनेगा? मैं राघव से बाहर से खाना ऑर्डर करवा लेती हूँ। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं घर पर ही बना लूंगी, आप बस थोड़ा सा ये रसोई खड़ी करवा दीजिए। तब सास ससुर खुद भीगकर बहू के साथ वापस बैम्बू और टीन रखवाकर रसोई सेट करवाते हैं। जिसके बाद आंधी तूफान और बारिश तो थोड़ी बहुत सविता को परेशान करती ही है और वो सारे बर्तन दोबारा साफ करके खाना बनाना शुरू करती है। बहू, तुझे अकेले करने का मन नहीं कर रहा तो अकेले खाना कैसे बनाएगी? माँ जी आप चिंता मत करो, दाल चावल मैंने बिठा दिए हैं, थोड़ी देर में खाना बच जाएगा। आप दोनों भीग गए हो, जाओ कपड़े बदल लो। हे भगवान, जल्दी से नीचे रसोई का काम हो जाए, वरना बहुएं ऐसे परेशान होकर आंधी तूफान में कब तक खाना बनाएगी। मुझे तो लगता नहीं है टिया और रजनी बहू इसका साथ भी देंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। दोनों सास ससुर कपड़े बदलकर रसोई को देखने जाते हैं। अरे भाई, ये रसोई का रेनोवेशन का काम कब खत्म होगा? साहब, अभी तो कपड़े उतार कर नई पीओपी लगाकर पेंट होगा और इसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। रसोई छोटी है थोड़ी और सूखने का टाइम भी चाहिए। वैसे भी अब मॉनसून शुरू हो चुका है। हे भगवान, मतलब रोज रोज बारिश हो सकती है और ऐसे में बहू पर खाना कैसे बनाएगी? रोज आंधी तूफान आ सकता है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे भाई, तुम ये काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। मेरी बहू आंधी तूफान में कब तक खाना बनाएगी? जी, कोशिश करते हैं। कमलेश अपने कमरे में चला जाता है और सरोज रजनी के कमरे में जाती है, जहाँ टिया उसके साथ ऑनलाइन गेम खेलती है। अरे दीदी, अच्छा मौसम हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ बाहर से बर्गर ऑर्डर कर लो, मजे से खाएंगे। खाने की बात छोड़ दे, मैं तेरी ऑनलाइन गोटी काट दूंगी। ओहो, फिर से मेरा ध्यान भटक गया, मुझे खाने की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ तुम दोनों मजे से बैठी हो और ऊपर आंधी तूफान में बारिश में बड़ी बहू खाना बना रही है। क्या तुम दोनों का कोई फर्ज नहीं है आंधी तूफान में रसोई संभालने का? सारा काम वही करे। पहले ही दिन तुमने उसका साथ छोड़ दिया, वो भी तुम दोनों की तरह नई बहू है। हाँ माँ जी, हम दोनों की तरह नहीं है, लेकिन हम दोनों की तरह अमीर बहू नहीं है। अगर वो भी अमीर होती तो हमारे साथ बैठकर खेल रही होती और आप लोगों का खाना नहीं बन पाता। अच्छा है ना, वो गरीब घर की संस्कारी बहू आप लोगों को आंधी तूफान में खाना बना कर दे रही है। हाँ, हमारी तो बस की वो भी नहीं है। क्या बात कही टिया तुमने, माँ जी इस बात से मुकर भी नहीं सकती। तुम लोगों से कहना ही बेकार है। तब सरोज चली जाती है। कुछ देर बाद सविता कपड़े बदलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब जाकर सब लोग खाना खा पाते हैं और छींक देती है। अच्छू अच्छू। सविता, तुम आज बारिश में भीग रही थी क्या? इतना जुकाम कैसे हो गया? अरे बेटा, भीग नहीं रही थी, ऊपर आंधी तूफान में रसोई बनाकर खाना बनाकर लाई है, इसलिए उसे जुकाम हो गया। ऊपर क्यों बनाया खाना? नीचे रसोई में बनाना था ना। अरे बेटा, शादी के चक्कर में रसोई पर ध्यान ही नहीं गया। रसोई में भी रेनोवेशन होना था और वो हुआ नहीं, तो आज से वही काम शुरू हो गया। लेकिन 1 हफ्ते तक बहुओं को ऊपर ही बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई, अगली बार भीगना मत, ध्यान से बनाना। हाँ भाभी, और आपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला दो, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी शादी हो जानी है, फिर तो मुझे ही अपने ससुराल की रसोई में बनाना पड़ेगा। डिम्पल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 3 भाभी है ना, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सविता को ऊपर आंधी तूफान में ही सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है, जबकि दोनों बहू ना के बराबर काम करती हैं। यह सिर्फ काम करने का ढोंग करती हैं। एक दिन सरोज, अरे सविता, रजनी, टिया बहू, तुम्हारी शादी होने से पहले मैंने 21 व्रत करने का प्रण लिया था और वो मेरा 21वां व्रत कल पूरा हो गया। इसके उपलक्ष्य में आज मंदिर जाकर पूजा करनी और प्रसाद का भोग लगाना है, तो मंदिर चलो। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, जो जो मंदिर से जुड़ी सामग्री है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी, आंधी तूफान का मौसम भी चल रहा है और बीच बीच में उमस भी हो जाती है। गर्मी की तो मैं 1 पीस पहन लूं? बहू, दिमाग खराब है, हम मंदिर जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं, इसीलिए अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होना। ओके माँ जी। तब चारों सास बहू तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और वहां माता रानी की पूजा करती हैं। पूजा संपन्न होने पर पंडित जी, जय कारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। बहन जी, आपने जिस संकल्प से माता रानी के 21 व्रत रखे थे, उसे पूर्ण रूप से पूर्ण करने का समय आ गया है। अब आप माता रानी के लिए भोग बनवाकर उसका वितरण करें। पंडित जी, अब बनाने की क्या जरूरत है, मैं हलवाई वाले से अभी 5 किलो मिठाई मंगवा लेती हूँ, उनका भोग चढ़ा देंगे। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप भूल गई आपने व्रत करने का संकल्प क्यों लिया था? क्योंकि आपके सुख समृद्धि पर ग्रहण लगा हुआ था। बेटों की शादी नहीं हो रही थी, ना बेटी के लिए रिश्ता आ रहा था,
और बीच में आपकी तबीयत भी खराब थी। ये सब ठीक करने के लिए आपने व्रत रखा था और इसमें भोग भी आपको स्वयं अपनी रसोई से बनवाना था, ताकि घर की सारी नकारात्मकता माता रानी भोग लगाते ही सकारात्मक कर दे। पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर से भोग बना कर लाती हूँ। जा बहू जल्दी से घर पर जाकर भोग बना कर ले आ। जैसे ही सविता मंदिर की पहली सीढ़ी उतरती है तभी तेज आंधी तूफान आने लगता है। बिजली गड़गड़ाने लगती है, मंदिर की सारी घंटियां बजने लगती हैं। ए भगवान ये कैसा अपशगुन है, बहू अब घर कैसे जाएगी। ओप्पो माँ जी आप कितना ड्रामेटिक हो रही हैं, आंधी तूफान आए कोई बाढ़ नहीं। नहीं, ये कोई अपशकुन नहीं है, ऐसा मत सोचिए। माँ जी मैं कैसे जाऊँ, बाहर इतना तगड़ा आंधी तूफान आ रहा है कि ऐसी आंधी में मैं घर तक नहीं पहुँच सकती और भोग बनाना भी जरूरी है। अब क्या करूँ, लगता है आज भोग नहीं बन पाएगा। पंडित जी ये भोग हम कल बना कर दे सकते हैं। अगर ये काम आज नहीं हुआ तो घर पर विपदा आ जाएगी। मेरे पास एक तरीका है माँ जी, हम यहीं पर ही भोग बनाएंगे। मैं सामान लेकर आती हूँ, पंडित जी आप बस किसी तरह बर्तन का इंतजाम कर दीजिए। तुम चिंता मत करो बेटी, बर्तन तुम्हें मिल जाएंगे। ये भंडारे के बर्तन पड़े हैं। जाओ बेटी तुम दोनों निकलवा दो। तब पंडित दोनों अमीर बहू को स्टोर रूम में ले जाता है, जहां दोनों को धूल मिट्टी के बीच बड़े बड़े थाल पतीले लेकर आने पड़ते हैं। वहीं सविता आंधी तूफान से लड़ते हुए दूर के किराने की दुकान पर पहुंचती है और पन्नी में रख भोग की सामग्री, मेवे इत्यादि लेकर मंदिर पहुंचती है। माँ जी मैं आ गई। मंदिर के परिसर में भी आंधी तूफान आ रही है, अब हमें यहीं बनाना होगा और कोई जगह भी नहीं है। बहन जी अब तो इस पुण्य का फल तभी मिलेगा जब आपकी तीनों बहू साथ में भोग बनाएंगी। व्हाट पंडित जी आपको दिख नहीं रहा कितनी आंधी तूफान बारिश आ रही है, ऐसे में तो हमने अपने घर पर भी खाना नहीं बनाया, यहाँ कैसे भोग बनाएंगे। यस माँ जी टिया इज राइट। देखो हमें अपने घर के लिए करना ही होगा। मैं जल्दी से ईंट रखती हूँ, लकड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। रजनी तुम प्रसाद भूनने की तैयारी करो और टिया तुम मेवे काट दो। हे माता रानी मेरा व्रत सफल कराना। आंधी तूफान में सविता ईंट रखकर बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, जिससे तेज हवा की वजह से बार बार आग बुझ जाती है। हे माता रानी हमारा साथ दीजिए ताकि भोग बन जाए। दुर्गे मैया की जय। माता का नाम लेकर सविता माचिस से लकड़ियों में आग लगाती है, तब आग लग जाती है। आसपास गत्ता रख देती है जिससे हवा न जाए। अब चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें घी डालकर सूजी भूनती है। ये भगवान ये काम करना कितना मुश्किल, इतने बड़े पतीले में मेरा हाथ नहीं चला, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। जेठानी जी आप खुद कर लो। हाँ और मुझसे भी ये मेवे काटे नहीं जा रहे हैं, अभी मेरा हाथ करते करते बचा है। जेठानी जी इस आंधी तूफान की रसोई में आप खुद काम कर लीजिए, वैसे भी हम दोनों हाथ लगा चुके हैं। ऐसे समय में भी इन दोनों बहू का साथ नहीं देना, जबकि साफ साफ पंडित जी ने कहा था कि तीनों बहू के हाथ से भोग बनना चाहिए इन्हें। तो बाद में मैं देखूंगी। ठीक है मैं खुद कर लूंगी, आखिर घर की सुख समृद्धि का सवाल है, हमारे पति की जान का सवाल है, माँ जी की तबीयत का और दीदी की शादी का। तब सविता अकेले आंधी तूफान में भोग की तैयारी करती है और फिर मेवे दूध डालकर बनाती है, जिससे बीच बीच में तेज आंधी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कर सकती हूँ, इस भोग को जरूर बनाऊंगी। तेज आंधी तूफान में मंदिर की घंटियां और तेज तेज बजने लगती हैं। वहीं सास और पंडित सविता बहू के साहस को देख रहे थे कि कैसे एक बहू आंधी तूफान में भी भोग बनाने निष्ठापूर्ण कर रही है। फिर भोग बन जाता है, जिसे सास और बहू माता रानी को भोग लगा देते हैं। तब बारिश कम होती है। माता रानी की कृपा से आपका संकल्प पूरा हुआ बहन जी। अब बारिश भी कम हो गई है, आप चाहो तो घर के लिए निकल सकते हो। और सच कहूँ आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। इतनी बारिश में सामान लेकर आई और भोग बनाया, ये कोई मामूली बात थोड़े है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले मुझे लगता था मां अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है इस पर, लेकिन आज माता रानी का आशीर्वाद भी साक्षात देख लिया। व्हाटएवर, माँ जी ड्राइवर आ गया, हम सबको लेने चलिए। तब तीनों बहू और सास गाड़ी में बैठकर वापस आ जाते हैं। अरे तुम सब भीगे हुए क्यों हो? क्या बात है और इतनी लेट क्यों घर आई? मैं कब से परेशान हो रहा था। अजी आज इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा था कि घर भी नहीं आ सकते थे, ना फोन चला और प्रसाद घर से ही बनाकर ले जाना था। फिर वहीं पर बहू ने किसी तरह भोग बनाकर माता रानी को भोग लगाया, इसलिए समय लग गया। मुझे खुशी है तुम्हारा व्रत सफल हुआ, सब आराम कर लो। तब सब अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आराम करते हैं। वहीं एक दिन फिर सविता को रसोई में छत पर आंधी तूफान में अकेले खाना बनाना पड़ता है और 2 दिन बाद उनकी नीचे की रसोई की सारी रेनोवेशन हो जाती है। तब सविता नीचे खाना बनाती है, मगर दोनों बहू ना के बराबर काम करती है और एक दिन तो बाहर से खाना ही ऑर्डर करके घर वालों के लिए मंगा लेती हैं।
रजनी बहू, ये कैसा खाना था? हमें बिल्कुल भी बाहर का ऑर्डर किया खाना पसंद नहीं है, फिर भी आज खा लिया, दोबारा मत मंगवाना। टिया बहू, अब तुम कल खाना खाओगी। तुमसे आंधी तूफान में ऊपर खाना नहीं बन रहा था ना, अब तुम बनाकर लेकर आना। मैं और खाना, आज रात का जितना भी खाना बचा हुआ है ना, उन सब में तड़का लगाकर कल यही खिलाऊंगी आप लोगों को। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बना दूंगी। अगली सुबह टिया रात की दाल को दोबारा फ्राई कर देती है और रात के आटे की रोटी बनाकर खिला देती है। सिर्फ चावल ताजा बनाकर परोस देती है, तब पति रोटी खाकर, छी टिया, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? रोटी इतनी खट्टी क्यों लग रही है? हाँ गौरव, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और ये दाल तो कल रात वाली है। अरे भैया, कल रात वाली नहीं है वो, मैंने दोबारा से काली मसूर की दाल बना दी है, मेरा खाने का मन कर रहा था। अरे ये रोटी इसीलिए खट्टी लग रही है क्योंकि आटा खराब हो गया होगा। टिया, कहीं तुमने रात के आटे की तो रोटी बनाकर नहीं खिला दी हमें? दीदी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं बासी चीज क्यों खिलाऊंगी अपने घर वालों को? आप ये कहना चाहती हो ना कि दाल और रोटी मैंने बासी दे दी? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने जो आटा लगाया था वो कल रात के आटे से बदल गया, इसीलिए आप सबको रोटी का ऐसा स्वाद आ रहा है। मैं कितनी बेकार हूँ, एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ गलती से हुआ। गलती से कुछ नहीं हुआ, ये सब चालाक टिया की करतूत है ताकि खाना ना बनाना पड़े, और कल रात का ही बॉसी खाना दे दिया। कोई बात नहीं बहू, अगली बार से ध्यान रखना। सविता भाभी, बहुत भूख लगी है, ये तो खा नहीं सकते हैं, अब आप ही कुछ बना दो। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खिचड़ी बनाकर लाती हूँ, जल्दी बन जाएगा और आप सबका पेट भी भर जाएगा। तब सविता सब लोगों के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है और उन्हें खिला देती है। दोनों अमीर बहू कभी कभार ऐसा ही करती थी, कभी बाहर से खाना ऑर्डर तो कभी बासा खाना खिलाती थी। लेकिन ऑर्डर वाली बहू का आंधी तूफान में भी ऑर्डर घर नहीं आता था। और फिर डिम्पल की शादी की तैयारियां शुरू होने लग गई। वाटिका में तीनों भाई सजावट और खाने की देखरेख कर रहे थे। तीनों भाभी दुल्हन की तरह अपनी नंद को सजाकर बैंक्वेट में ले जाती हैं, जहां पर वर और वधू की वरमाला होती है। वाह माँ जी, देखिए तो दीदी कितनी खुश है युवराज से शादी करके। हाँ बहू, अरे मैं कह रही थी, देख केटर्स वालों ने शादी का खाना तैयार किया कि नहीं। जी माँ जी। सविता जैसे ही खाना चेक करने जाती है तो देखती है कि बाहर आंधी तूफान इतना तेज आता है कि केटर्स का सारा बनाया हुआ खाना बर्बाद हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पूरी उड़ गई। अरे आसपास का सारा सामान तितर बितर हो रहा है। अरे सब बर्बाद हो गया, जितना खाना बनाया था सब में आंधी तूफान की वजह से मिट्टी घुस गई। अरे अब क्या होगा? सारा आटा भी बेकार हो गया, दोबारा खाना कैसे बने? और हमारी मेहनत भी गई। अरे आप लोग ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? सामान समेटिए ना, आज मेरी नंद की शादी है, मुझे माँ जी और उनको बताना होगा। तब सविता फोन करके अपने घर वालों को वहां बुलाती है। ये देख सरोज अपना सिर पीटने लगती है। ए भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में मेहमान लोग खाना मांगेंगे और सारा खाना बर्बाद हो गया। हे ईश्वर, हम तो लड़की वाले हैं, भूखे पेट लड़के वालों को क्या किसी को नहीं भेज सकते? अब लोग कैसे कैसी बातें बनाएंगे? गौरव, विशाल, राधा, बेटा कुछ तो करो। देखिए, हम लोग आपको और राशन का सामान लाकर दे रहे हैं, आप किसी तरह खाना बनाना शुरू कीजिए, इज्जत का सवाल है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, माफ कीजिए, इतने आंधी तूफान में हम दोबारा से खाना नहीं बना सकते, और वैसे भी हमें किसी और पार्टी में भी टाइम से खाना बनाकर वहां जाना था, वहां नहीं पहुंचे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम आपको और पैसे दे रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बात पैसे की नहीं है, जगह की है। इस आंधी तूफान में कहाँ खाना बनेगा? और भी शादी हो रही है इस बैंक्वेट में, और हमें ऊपर का छत दे दिया, अब यहाँ खाना कैसे बनेगा? थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। भाई साहब प्लीज रुकिए, ऐसे मत जाइए। तब सारे केटरर चले जाते हैं। कमलेश अपनी पगड़ी उतार कर रोने लगता है। बेटे संभालने की कोशिश करते हैं और दोनों बहू तमाशा देखती हैं। अब हमारी बदनामी होने से कोई नहीं बचा सकता। एक तो लड़की वाले, ऊपर से खाना भी तैयार नहीं, और ये आंधी तूफान में तो जान ले रखी है इस मॉनसून में। अब आखिरी समय पर हलवाई वाले कहाँ से लाएंगे? वक्त भी नहीं है, मेहमान के खाने का इंतजाम करना है। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आज का खाना बनाऊंगी। टिया, रजनी मेरा साथ दे दो, और आप में से दो भाई, पापा जी आप वहाँ चले जाइए, वरना दीदी और लड़के वालों को पता चल जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी। आप जाइए। ठीक है बेटा राघव, तू सामान लाकर दे बहू को। माँ जी, हम इतने सजे लदे तैयार होकर खाना कैसे बनाएंगे? हाँ माँ जी, तूफान में मुझसे खाना बन भी नहीं पाएगा। अब तो जानती है मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। बहू तुम मदद तो करवा सकती हो। माँ जी, वहाँ गेस्ट अकेले हैं, वो किसी बहू के बारे में पूछेंगे तो मैं जाती हूँ।
तभी बहाना लगाकर दोनों बहू शादी में चली जाती हैं। वहीं सविता तेज आंधी तूफान में बिखरे राशन को समेटती है। सरोज किसी तरह घर के 3-4 नौकर को बहू की मदद के लिए बुलाती है, जिससे सविता अकेले रोज आंधी तूफान में खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब लड़के वाले सरोज के हाथ का खाना खाते हैं तब बहुत खुश होते हैं। सरोज जी, आपने केटर्स कहाँ से मंगवाए थे? बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ सरोज जी, हम लड़के वाले बहुत खुश हैं आपके यहाँ का अच्छा खाना खाकर। जी, हम सच बोले तो ये किसी केटरर का काम नहीं है, बल्कि हमारी बड़ी बहू के हाथों का खाना खा रहे हैं आप। केटर्स तो आंधी तूफान में खाना बिगाड़ कर चले गई, लेकिन फिर बहू ने सारा खाना तैयार किया, वरना आज हमारी नाक कट जाती। सविता भाभी, मैंने आपको शुरू से ही देखा, आप खाना बनाने से कभी पीछे नहीं हटी और आज भी आंधी तूफान में आपने खाना बनाकर मम्मी पापा की इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच। हाँ बहू, अरे ये तो मेरा फर्ज था। हाँ बहू, तुम्हारा फर्ज तो था, पर तुम्हारे साथ इन महामूर्ख दोनों बहू का भी फर्ज था, जो इन्होंने निभाया नहीं। शर्म करो तुम दोनों, ना पूजा पाठ में काम आए, ना घर वालों को खिलाने में, और ना ही अपनी नंद की शादी में। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, इतनी जरूरी वक्त में भी हमने दीदी का साथ नहीं दिया, लेकिन आपसे हम दीदी की तरह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ माँ जी। तभी डिम्पल की विदाई हो जाती है और दोनों बहू को भी अकल आ जाती है, जिससे वो घर में खाना बनाकर खिलाना शुरू करती है।